आगे कंटिन्यू करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था को, ऑक्सीकरण अवस्था। अगर हम 3D सीरीज की बात करें, 3D श्रेणी की बात करें, तो 3D श्रेणी में स्कैंडियम से लेकर के जो जिंक तक तत्व होते हैं, वो तत्व कहां से कहां तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, +1 से लेकर के +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जिसमें +1 केवल कौन कौन दर्शाते हैं, एक तो क्रोमियम और एक कॉपर। केवल 2 ही एलिमेंट ऐसे थे जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करते थे। क्यों करते थे इसके बारे में हमने कल बात की थी। इसके अलावा जो +7 है वो केवल एक एलिमेंट दर्शाता था, वो कौन था, मैग्नीज। तो 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रिप्रेजेंट होती है, +7, और मिनिमम कितनी होती है, +1। क्यों होती है, क्योंकि ऐसा होने से इनके स्थायित्व में वृद्धि होती है, इसलिए ये इतने ही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाते। जबकि मैग्नीज जो है वो उसके पास जो एकवित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो डी कक्षक में 5 होती है। 3d5 4s2 इसका विन्यास होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो ये डी से बाहर निकालता है और 2 इलेक्ट्रॉन 4s से बाहर निकालता है। इस तरह से कुल 7 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से बाहर निकाल सकता है। इस वजह से जो इसका विन्यास, इस वजह से जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आती है वो कितनी आती है, 3d5 4s2 निकल करके आती है। किसकी, मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आती है, +7 निकल करके आती है, क्योंकि इसका जो विन्यास है वो क्या है, 3d5 4s2। तो हमने यहाँ पर बात की थी कि इसकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है संक्रमण तत्वों की वो कितनी होती है, +2। सामान्य कितनी है, +2। सामान्य का मतलब क्या होता है, सामान्य का मतलब ये होता है कि जितने भी तत्व हैं वे सारे के सारे उस ऑक्सीकरण अवस्था को रिप्रेजेंट करेंगे ही करेंगे। तो वो ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, +2, जो सभी तत्व प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमको कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। वो जानकारियां मैंने नोट्स में भी एंट्री कर रखी है उन जानकारियों की, जिसमें पहली जानकारी क्या है, देखो स्कैंडियम वाली आपको पॉइंटेड है। स्कैंडियम अपनी +2 और +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, पहला पॉइंट दे रखा है, उसमें हमें निम्न जानकारियां प्राप्त होती है उसके बेसिस पर। इसमें लिखा हुआ है स्कैंडियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक होता है। क्या कहा जा रहा है, स्कैंडियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व +2 की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ये दे रखा है इसके अंदर। क्यों होता है इसकी भी इसके अंदर आंसर है, देखो क्या रीजन रहेगा। स्कैंडियम +2 भी दर्शाता है, +3 भी दर्शाता है। अब देखना स्कैंडियम +2 कब आएगी, जब इसका विन्यास क्या रहेगा, स्कैंडियम का विन्यास है एक तो 3d1 4s2, और अब यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, केवल 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेगा तो क्या आएगा, +2 आएगा। लेकिन ये 3D वाला एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दे तो क्या विन्यास, क्या ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, +3 आएगी। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो 3D में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जब तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, नोबल गैस विन्यास आ जाता है क्या। और नोबल गैस विन्यास का मतलब क्या है, इस दौरान इसका स्थायित्व क्या रहेगा, सर्वाधिक रहेगा, क्योंकि नोबल गैस का मतलब क्या होता है, पूर्ण पूरित। नोबल गैस का मतलब क्या होता है, पूर्ण पूरित विन्यास, और पूर्ण पूरित विन्यास ही सर्वाधिक स्थायी होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्कैंडियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में अधिक होता है। ये बात समझ में आ गई क्या, एक बार और दिखा रहा हूँ, देखना। स्कैंडियम +2 और +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं रिप्रेजेंट करता है, जिसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व +2 की तुलना में अधिक होता है। ये क्वेश्चन है एक तरह का। क्यों होता है अधिक, इसका आंसर ये है कि स्कैंडियम जो है ये विन्यास रखता है 3d1 4s2। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है तो +2 विन्यास, +2 ऑक्सीकरण अवस्था आती है, और जब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निष्कासित कर देता है तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था आती है। जब 2 निष्कासित कर रहा है तो 3d1 विन्यास बचता है, तो ये इससे कोई स्थायित्व की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जब ये 3 इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर देता है तो क्या बच जाता है, केवल आर्गन बच जाता है, और आर्गन क्या है, एक नोबल गैस, और नोबल गैस का स्थायित्व सर्वाधिक होता है। क्यों, क्योंकि वो पूर्णपूरित होती है, इस वजह से पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं आर्गन के विन्यास में। आर्गन का विन्यास क्या होता है, आर्गन का विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो पूर्णपूरित है या नहीं है, P भी पूरा भरा हुआ है, S भी पूरा भरा हुआ है, P फिर यहाँ पूरा भरा हुआ, सब कंप्लीट भरे हुए हैं। इस वजह से क्या कहलाता है, ये स्थायित्व, सर्वाधिक स्थायित्व रखता है।
तो ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? अगर ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो एक बार इशारा प्रदान करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद में, कॉपर की +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व +1 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है। यहां पर आपके नोट्स में गलती से +3 लिखा हुआ है, उसको +1 करें भाई। कॉपर की +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व +1 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है। नोट्स में +1 करें, क्योंकि कॉपर +1 में, यहां भी +2 लिखा हुआ है, यहां भी +1 करें, क्योंकि कॉपर +1 में कॉपर के नाभिक के पास इतना अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश नहीं होता है कि वह बाह्यतम कोश के 18 इलेक्ट्रॉन को अपने आकर्षण में बांधकर रख सके। बाकी सब एजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है कि बच्चों से बहुत सी बार लिखने में गलती हो जाती है, ठीक है, तो अब वो हो गई जो तो हो गई, तो उसको करेक्शन कर लेना ही ज्यादा अच्छा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कॉपर की +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व +1 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि कॉपर +1 में कॉपर के नाभिक के पास इतना अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव नहीं होता है कि वह बाह्यतम कोश के 18 इलेक्ट्रॉन को अपने आकर्षण में बांधकर रख सके। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि कॉपर की +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व +1 से अधिक होता है, क्यों? यहाँ क्या क्वेश्चन निकल करके आता है, कॉपर की +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व +1 से अधिक होता है, क्यों? लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कॉपर की कौन कौन सी बात हो रही है, एक तो +1 और एक +2। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि +2 का जो स्थायित्व है वो क्या है, अधिक है। ये यूं कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कॉपर की +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व +1 की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। अब देखो यहाँ पर देखने पर हमको ऐसा लगेगा कि ये चीज जो लिख रही है वो गलत लिख रही है। कैसे, देखना, कॉपर का विन्यास क्या निकल करके आता है, ये है आर्गन, ये है 3d10 4s1, ये निकल करके आता है क्या? कॉपर का विन्यास यही होता है 3d10 4s1, क्योंकि कितना होता है, 29 इलेक्ट्रॉन रखता है। 29 इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे तो विन्यास आएगा 3d10 4s1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, और जब एक और इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेगा तो किस में से निकालना पड़ेगा उसको, 3d में से निकालना पड़ेगा। एक तो 4s से निकल गया, फिर अगला निकालेगा तो किससे निकालेगा, 3d में से निकालेगा। और 3d क्या है, पूर्ण पूरित है, और पूर्ण पूरित तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या, नहीं देगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो हमें देखने पर क्या पता चल रहा है कि +1 का स्थायित्व अधिक होना चाहिए, ऐसा पता लग रहा है हमको। देखने पे क्या पता लग रहा है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कि +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व +2 की तुलना में अधिक होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो नोट्स में लिखा हुआ है, मैं एक बार बोल देता हूँ, देखना क्या है। कॉपर +1 की अगर मैं बात करूं तो देख, जैसे आपने देखो स्टार्टिंग में जब हमने त्रिज्या की बात की तो त्रिज्या के टाइम पे हमने लिखा था कि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो चलने पर जो परिरक्षण प्रभाव का मान है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश की तुलना में क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अतः त्रिज्या के मान में क्या आती है, वृद्धि आती है। वृद्धि होती है परिरक्षण प्रभाव बढ़ने की वजह से, ये हमने पढ़ा था जब हमने परमाणु त्रिज्या पढ़ी थी तब। तो यहाँ पर भी उससे रिलेटेड बात आती है क्या, कि कॉपर +1 में कॉपर के नाभिक के पास, यानी कॉपर +1 के नाभिक के पास इतना अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश नहीं होता है, क्योंकि अभी इसने क्या निकाल रखा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रखा है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया 4s1 का, क्या बचा 3d10। तो अभी इसके पास इतना अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश नहीं है। प्रभावी नाभिकीय आवेश है तो सही, लेकिन इतना अधिक भी नहीं है कि ये बाह्यतम कोश के, यानी इसके तीसरे कोश के, बाह्यतम कोश कौन सा हो गया इसको निकालने के बाद, 3d वाला तीसरा कोश हो गया। चलो इसको डायग्रामेटिकली ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, डायग्राम बना रहा हूं इसका, देखना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझोगे आसानी से, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये नाभिक कॉपर का बना रहा हूं, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, और ये तीसरा कोश, और ये चौथा कोश, ठीक है भाई। ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने यहाँ पे, दूसरे में कितने भर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तीसरे कोश की बात करें, विन्यास क्या रहेगा, 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3p में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 4 5 6,
और 3D के कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या 3D में? तीसरे कोश में 18 और 8 26 और 2 28। फॉरेस में कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा क्या? चलो ये समझ में आ गया कॉपर का डायग्राम। अब इस कॉपर के डायग्राम में अपन बात कर रहे हैं कॉपर से। कॉपर क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। कॉपर ने क्या कर दिया? -1 इलेक्ट्रॉन। -1 इलेक्ट्रॉन करेगा तो हमको क्या ऑप्टेन होगा? +1। कॉपर +1 ऑप्टेन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये निष्कासित कर दिया मैंने। ठीक, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन निष्कासित किया, क्या निकला अपने पास? कॉपर +1। ठीक, अब देखो कॉपर +1 की बात कर रहा हूं मैं, यानी अब ये कोश क्या हो गया? खत्म। ये कोश क्या हो गया? खत्म। अब कौन सा बाध्यम कोश बचा गया? ये बचा गया। अब ये यूं कहना चाह रहा है कि कॉपर +1 में, कॉपर +1 यानी यही हो गया, ये तो खत्म हो गया, तो यही बचा। कॉपर +1 में कॉपर के नाभिक के पास इतना अधिक नाभिकीय आवेश नहीं होता है। नाभिकीय आवेश का मतलब जेड इफेक्टिव, इतना अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश नहीं होता है कि यह इस बाह्यतम कोश के 18 इलेक्ट्रॉन को अपने आकर्षण में बांध के रख सके। यानी ये इतना अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश नहीं लगा पा रहा है कि ये इन 18 इलेक्ट्रॉनों को बांध कर रख पाए। इसका मतलब क्या हुआ? अभी 1 इलेक्ट्रॉन और निष्कासित कर सकते हैं। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता तो ये इनको बांध कर रखता तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। कॉपर +1 के नाभिक के पास क्या है? इतना अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश नहीं है कि ये इन 18 इलेक्ट्रॉन को अपने आकर्षण में बांध कर रख सके। इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन और निष्कासित करेगा, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन और निष्कासित करेगा तो वो कहां से करेगा? 3D से करेगा। और जब ये 3D से 1 इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालेगा, निकालते ही क्या विन्यास आएगा? कॉपर +1 ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन और निकाला, क्या ऑप्टेन हो गया? कॉपर +2 ऑप्टेन हो गया। जैसे ही ये एक और निकालता है तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं? इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। और 17 इलेक्ट्रॉन पर पहले नाभिक के अंदर क्या उपस्थित है? प्रोटॉन उपस्थित है। नाभिक क्या कर रहे हैं? इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, तो नाभिक पहले क्या कर रहा था? कॉपर +1 के टाइम पे इन पर इतना जेड इफेक्टिव नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी? ज्यादा थी। लेकिन जैसे 1 इलेक्ट्रॉन और रिलीज कर दिया तो अचानक इतना अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है कि अब अगला इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं हो पाता है। यानी अगर अब फिर भी निकालना पड़े तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, यानी आयनन विभव का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं होता है, यहीं पर ही जाकर के स्टेबल हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉपर +2 की ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व कॉपर +1 की ऑक्सीकरण अवस्था की स्थायित्व की तुलना में अधिक होता है। तो +2 इज मोर स्टेबल देन +1 इन कॉपर एटम। ये बात समझ में आई हो तो एक बार इशारा कर दें, अन्यथा मैं दोबारा समझाऊंगा इसको। समझ में आई हो तो बोलो, नहीं आई हो? प्रेमलता समझ में आ गई क्या बात? अगेन रिपीट करूं? आ गई? चलो फिर भी दिक्कत आए तो एक बार और इसको वीडियो को देखना, फिर भी नहीं आएगी तो अगले दिन फिर दोबारा समझा दूंगा मैं, जब भी अगली क्लास होगी अपनी। ठीक है, अगला टॉपिक है इसके बाद में। तीसरा पॉइंट है संक्रमण तत्वों में उपस्थित अयुग्मित द्वीप कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर +3 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है +3 से +7 ऑक्सीकरण अवस्था। ये कैसे देखना भाई? जो 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी के अंदर जितने भी तत्व पाए जाते हैं स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, उन तत्वों के अंदर क्या अवेलेबिलिटी रहती है? जो बाह्यतम विन्यास है वो क्या है? 3D 1 to 10, 4s 1 to 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से निकल जाते हैं? 4s से निकल जाते हैं, तो वो तो +1 और +2 हो गई। लेकिन +3 कहाँ से स्टार्ट होती है? डी कक्षक से स्टार्ट होती है। तो उसी को मैं बना रहा हूं यहाँ पे, देखना। देखना यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये तो आर्गन हो गया। आर्गन के बाद 3D 1 to 10, 4s 1 to 2। देखो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 4s के, तो इसकी वजह से कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था आई? +1 और +2। लेकिन जब डी की बारी आएगी, डी में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ऑब्टेन होगी हमको? डी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऑब्टेन होती है हमको +3 से +7।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डी कक्षक होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल 5। डी कक्षक कुल कितने होते हैं? 5। 5 डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, वो किस तरह से बढ़ते हैं? अपन हुंड के नियम के आधार पर। 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? हुंड के नियम के आधार पर। ठीक है, अब देखो उसमें जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे आसानी से क्या किए जा सकते हैं? निष्कासित किए जा सकते हैं। लेकिन जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वे आसानी से निष्कासित नहीं किए जा सकते, उसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अतः डी कक्षक के केवल वही इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं जो अयुग्मित होते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, डी कक्षक के केवल वे ही इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए जा सकते हैं आसानी से जो क्या होते हैं? अयुग्मित होते हैं, यानी ऐसे होते हैं। अकेला है, निष्कासित कर दिया जा सकता है। स्कैंडियम करता है ऐसे निष्कासित, 3d14s2 3 इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है, +3 बताया था मैंने अभी। ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व सर्वाधिक होता है स्कैंडियम के अंदर +3 का, +2 की तुलना। टाइटेनियम की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर सकता है इजीली दोनों, इसलिए टाइटेनियम हाईएस्ट +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट वेनेडियम 5+5 दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? क्योंकि 3 तो ये और 2 किसके? 4s के। आगे बढ़ेंगे, 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही जिंक की बारी आती है इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन की, तो अब एक भी इलेक्ट्रॉन डी से निष्कासित नहीं होता, केवल किससे होता है? 4s से। इसलिए जिंक का हम बात करते हैं केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करता है जिंक। क्यों करता है? क्योंकि ये क्या है? युग्मित इलेक्ट्रॉन, और युग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ कौन सी एनर्जी लग रही है? पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा को भी तोड़ना पड़ेगा, यानी आयनन विभव बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो मैग्नीज की बात कर ले, मैग्नीज में क्या रहता है? विन्यास इस तरह से होता है। मैग्नीज क्या है? 3d5 4s2, ये 4s का है, 4s और ये 3d, 3d5 4s2। मैग्नीज में 2 इलेक्ट्रॉन तो निष्कासित हो ही जाएंगे क्योंकि बाह्यतम कोश का है, लेकिन आंतरिक कोश जो है, आंतरिक कोश के वही इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं जो अयुग्मित होते हैं। और मैग्नीज में ये पांचों के पांचों क्या है? अयुग्मित हैं। 5 और 2 7, इसलिए मैग्नीज सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था +7 रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब बातें यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर अपन ने मेंशन कर रखी है। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 4th, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? संक्रमण धातु आयनिक व सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंधों का निर्माण करते हैं। जब धातु क्या होती है? कम ऑक्सीकरण अवस्था में होती है तो आयनिक यौगिक बनता है। जब धातु कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में होती है? निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होती है, यानी कम ऑक्सीकरण अवस्था में होती है, तो कौन सा बंध बनता है? आयनिक। और जब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होती है तो कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक। आपको मैंने 11th क्लास में एक नियम पढ़ाया था जिसको हम बोलते हैं फजान्स रूल, यानी फायान के नियम। आपने पढ़ा था अच्छे से? एक बार और मैं एक बार फजान्स रूल रिपीट करता हूँ, क्योंकि उससे संबंधित है ये, फजान के नियम से। देखेंगे क्या है, देखो फजान्स रूल क्या कहता है। यहां बात क्या आई थी अपने पास? निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो क्या होगा? आयनिक यौगिक। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था पर क्या बनेगा? आयनिक बंध या आयनिक यौगिक। और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था पर क्या आएगा? सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक यौगिक। ये तो बात है। अब देखना भाई, इसको प्रूव करेंगे अपन। इसको प्रूव कौन करेगा? फजान्स रूल। ठीक है, फजान्स रूल क्या था? फजान्स रूल कहता है कि धनायन का आकार क्या होना चाहिए? छोटा से छोटा होना चाहिए। ऋणायन का आकार क्या होना चाहिए? बड़ा से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ऋणायन का ध्रुवण धनायन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा होगा। ध्रुवण जितना ज्यादा होगा तो उस आयनिक बंध में उतने ही अधिक सहसंयोजक लक्षण प्राप्त होंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है। क्या होना चाहिए? धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए। किसी धनायनिक स्पीशीज पर धनायन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, यानी चार्ज प्लस चार्ज अधिक से अधिक हो, और ऋणायनिक स्पीशीज पर ऋण चार्ज अधिक से अधिक हो। ये सब बातें किसके अंतर्गत आती है? फजान्स रूल के अंतर्गत आती है। अगर ऐसा होता है तो
आयनिक यौगिक में सहसंयोजक लक्षणों की वृद्धि होती है। तो यहां पर बात हो रही निम्न ऑक्सीकरण अवस्था और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की। जैसे मैं आयरन की ले लेता हूं, आयरन की बात करिए, आयरन एक तो +2 है, एक आयरन है +3। ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है, ये इसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है। पजांस का नियम कहता है कि धनायन का आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे। और धनायनिक स्पीशीज पर आवेश ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो भी आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षणों की वृद्धि होगी। तो देखो धनायनिक स्पीशीज है, धनायनिक स्पीशीज में दोनों धनायन है, ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। तो इस स्पीशीज में धनावेश क्या है, ज्यादा से ज्यादा है, धनावेश ज्यादा होगा अगर धनायनिक स्पीशीज पर, तो उसके सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे क्या। तो यही तो क्या है, फजान का नियम। फजान के नियम के पॉइंट यहां लिख देता हूं मैं। क्या होना चाहिए, धनायन का आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऋणायन का आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, पॉजिटिव आयन पर धनावेश अधिक होना चाहिए और नेगेटिव आयन पर आवेश पर ऋणावेश अधिक होना चाहिए। अगर ये चारों बातें होती है, अगर ये चारों बातें होती है तो क्या होता है, आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं। अगर ये चारों में से कोई भी बात होती है, या चारों बातें होती है, तो क्या होता है, आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षणों की वृद्धि होती है, यानी सहसंयोजक लक्षण ज्यादा प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस चीज को अगर देखें अपन, तो कौन सा पॉइंट फॉलो कर रहा है, ये वाला पॉइंट फॉलो कर रहा है। धनायनिक स्पीशीज पर धनावेश अधिक होगा तो सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे क्या। तो यहाँ यही हो रहा है, Fe+3 पर धनावेश क्या है, Fe आयन पर क्या है, 3 आवेश ज्यादा से ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, सहसंयोजक हो गया। और जिस पर कम होगा आवेश, तो वो क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा तुलनात्मक रूप से। ये बात समझ में आई क्या, फजान के अकॉर्डिंग। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, समझ में आ गया हो तो इशारा कर दें। ओके, ये पॉइंट था भाई एक आयनिक और सहसंयोजक से संबंधित। इसके बाद में अगला पॉइंट दे रखा है, ऑक्सीकरण अवस्था के बढ़ने से इनके यौगिकों की अम्लीयता। इसको किसी को उतारना हो तो उतार लो, वैसे 11th का पार्ट है, 12th में नहीं है। तो 11th से संबंधित होता है सारा, 12th का भी। किसी को नोट करना है तो नोट कर लो जब तक। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है क्या, कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, जैसे जैसे क्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण अवस्था, यानी आवेश बढ़ रहा है, +1 +2 +3 +4, एक ही आयन की बात कर रहे हैं, एक ही परमाणु की बात कर रहे हैं। किसी भी एक परमाणु पर क्या होता है, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी अम्लीयता और क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है। क्या होता है, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, उसकी अम्लीयता और क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है। यानी ये कह रहा है कि जैसे हम +1 से या +2 से आगे की तरफ जाते हैं, +6 +7 की तरफ जाते हैं, तो इधर से इधर चलने पर क्या होती है, अम्लीयता बढ़ती है
और क्रियाशीलता भी बढ़ती है। ये दोनों चीजें बात कर रहा है यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है? अब देखो, ऐसा इसलिए होता है, दोनों को बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। इसके पहले वाला जो पढ़ा था आयनिक संयोजक खजान से संबंधित था, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डायरेक्ट। और यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या 11th में पढ़ा था आपने, याद करो। प्रेमलता तुमको स्कूल में ही पढ़ाया था मैंने ये वाला टॉपिक, याद करो, टैगोर के अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको 11th क्लास के अंदर कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे अम्लीयता भी क्या होती है, बढ़ती है। शायद वो वाला चैप्टर था, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला, उसके अंदर पढ़ा था इसको हमने। चलो देखेंगे क्या है ये। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया एग्जांपल आयरन +2 और आयरन +3। अच्छे से समझना, +2 +3 यानी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है बाएं से दाएं जाने। और यहां अगर हम बात करें, आयरन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 26। इसके पास भी 26 होते हैं, लेकिन जैसे ही +2 आया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए यहाँ पे, 24। जैसे ही +3 आया इलेक्ट्रॉन कितने रह गए यहाँ पे, 23। क्या ऐसा हुआ, ऐसा हुआ या नहीं? ठीक है, ऐसा हुआ। तो देखेंगे आगे, 24 इलेक्ट्रॉन है, 23 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या यहां पर भी कितनी है, 26 है, यहां पर भी 26 है। क्या ये बात सही है क्या? प्रोटॉनों की संख्या यहाँ भी 26 है, यहाँ भी 26 है, लेकिन यहाँ बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 24 है, यहाँ बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 23। अब एक बात बताओ, अगर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम रहेंगे, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम रहेंगे और अंदर प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है उनकी तुलना में, इलेक्ट्रॉनों की तुलना, तो वो प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा लगाएगा क्या? नाभिक का आकर्षण ज्यादा लगेगा क्या? जिसके पास बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो उसको नाभिक को क्या करना पड़ रहा है, कम इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ रहा है, तो ज्यादा खींच पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आयरन +3 पर जो जेड इफेक्टिव का मान है वो इसकी तुलना में क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा क्या? बोलो, इसका जेड इफेक्टिव इसकी तुलना में ज्यादा लगेगा क्या? इसका जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश 26 प्रोटॉन को 23 इलेक्ट्रॉन खींचने, 26 प्रोटॉन को 24 इलेक्ट्रॉन खींचने, ज्यादा कौन खींचेगा? ज्यादा वो खींचेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। क्योंकि यहाँ पर 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, केवल Fe+3 है तो 3D कितना रहेगा, 5। Fe+2 में कितना है, 3D 6। डी में 5 इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, डी में 6 इलेक्ट्रॉन खींचने हैं। कौन जल्दी खींचेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या गया इनका जेड इफेक्टिव। अब देखो मैंने क्या किया, दोनों स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, आयरन दोनों को किस में डाल दिया मैंने, जल में डाल दिया। किस में डाल रहा हूँ, जल में। जल में डालूंगा तो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स, आयरन H2O का होल 6+2, आयरन H2O का होल 6+3। देखो आयरन +2 है अभी भी, आयरन +3 है अभी भी, कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने, पानी में डाला इनको। अब देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही किससे, आयरन के साथ में क्या बनाता है, बॉन्डिंग बनाता है। तो आयरन यहाँ पर बॉन्डिंग करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ भी कौन करता है, आयरन बॉन्डिंग करता है। इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है जल का। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ केवल, किसकी, आयरन +3 की। यहाँ पर क्या होगा कि जो आयरन +3 है इस पर क्या है, इस पर +3 चार्ज है, लिखा हुआ है। +3 चार्ज होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश जिस पर ज्यादा होता है वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। नाभिक क्या करता है, उन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो जो ऑक्सीजन परमाणु है, जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व था, इस अधिक विद्युत ऋणी तत्व की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर लेगा, आयरन अपनी तरफ खींचेगा। क्या, नाभिकीय आवेश ज्यादा रखने की वजह से। ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन खींच लेगा, आयरन। क्यों खींच लेगा, क्योंकि इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता उत्पन्न हो जाएगी। क्या आ जाएगी इस पर, इलेक्ट्रॉन न्यूनता। इलेक्ट्रॉन न्यूनता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। ऑक्सीजन परमाणु पर क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन की कमी। और जब इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी तो ये क्या करना चाहेगा,
ये चाहेगा, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा माइनस होना चाहिए। लेकिन इससे तो इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए, आयरन ने खींच लिए। और जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये ऑक्सीजन अपनी इस इलेक्ट्रॉन न्यूनता को दूर करने के लिए क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में त्याग देगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आयरन के जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिक के आवेश क्या होता है, अधिक होता है। इस वजह से इस ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींच लेता है। इस वजह से ऑक्सीजन परमाणु पर क्या आ जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यूनता आ जाती है। और ऑक्सीजन परमाणु अपनी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को दूर करने के लिए H+ आयन को त्याग देता है। और H+ आयन को कौन त्यागते हैं, अम्ल त्यागते हैं। H+ आयन को कौन त्यागते हैं, अम्ल। तो इस वजह से ये क्या होता है, अम्लीय होता है। इस वजह से क्या होता है, अम्लीय। अब इसका केस देखना, इसका जेड इफेक्टिव क्या था, कम था। खींच तो ये भी रहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने क्या करी, कम खींची। कम खींची तो इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता कम नहीं हो पाई, यानी इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन बरकरार है। तो इसको इलेक्ट्रॉन न्यूनता दूर करने की जरूरत ही नहीं है। और जब जरूरत ही नहीं है तो वो H+ को क्यों त्यागेगा, इसलिए वो H+ को त्यागता ही नहीं है और इसका ध्रुवण नहीं हो पाता है, इसका ध्रुवण हो जाता है। और जिसका ध्रुवण हो जाता है वो आसानी से अपना H+ त्याग सकता है। इसका ध्रुवण नहीं होता है इसलिए H+ नहीं त्यागता है, क्या त्यागता है, OH- आयन त्यागता है। अतः हम कह सकते हैं कि संक्रमण श्रेणी के तत्वों में जिनकी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है वे किसकी तरह बिहेव करते हैं, क्षारीय की तरह बिहेव करते हैं। और जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है वे किसकी तरह बिहेव करते हैं, अम्लीय की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर मैं किसी तत्व की 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं लूं, ए कोई तत्व ले लिया ए, इसकी 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ले ली मैंने, एक तो ले ली +2, एक ले ली मैंने एक +4, एक ले ली मैंने A+7, ये लिए मैंने 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो बाएं से दाएं चलने पर क्या होगी, अम्लीयता बढ़ेगी। लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्षारीय। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अम्लीय। और ये क्या कहलाएगा बीच वाला, ये कहलाएगा उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब होता है ऐसा तत्व जिसके अंदर अम्लीय कैरेक्टर भी है और क्षारीय कैरेक्टर भी है, दोनों प्रकार के गुणों को जो प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है, उभयधर्मी तत्व कहलाता है। समझ में आई क्या बात? अगर ये समझ में आ गया हो तो एक बार अपना इशारा प्रेषित करें, अन्यथा मैं इसको फिर दोबारा समझाता हूँ। आ गया, सब समझदार हो आप, अच्छी बात है। फिर भी किसी को प्रॉब्लम आए तो एक बार और वीडियो को देख लेना ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आया तो फोन पे समझा दूंगा मैं इस टॉपिक को, ठीक है। और इसके बाद में अगला टॉपिक दे रखा है आपको, कुछ संक्रमण तत्व उनके